हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू सी द मिसलेनियस एग्जांपल्स ऑफ द चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन। ओके, अब तक हमने ये चैप्टर के सभी बेसिक रूल्स सीख लिए, मतलब रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में स्टार्टिंग फ्रॉम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू सेट, फिर उस रिलेशन के बेसिक रूल्स, व्हाट इज़ रिलेशन, वो सब चीज़ें, एंड देन फंक्शन, उसकी डेफिनेशन, उसके बेसिक रूल्स, अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, एंड देन ग्राफ्स। ठीक है, स्पेशल फंक्शन के ग्राफ एंड स्पेशल फंक्शन के बारे में हमने स्टडी कर लिया है। ठीक है, तो एनसीईआरटी की बेस से अगर देखने जाए तो सब कुछ हमारा ये चैप्टर का कवर हो गया है ना। अब बाकी जो है वो क्या है कि डिटेल्ड में डोमेन एंड रेंज फाइंड करना जो है वो बाकी है, उसको डिटेल में स्टडी करना बाकी है, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में ये पर्टिकुलर पोर्शन इतना डिटेल में नहीं दिया है, डोमेन एंड रेंज वाला टॉपिक। ठीक है, तो वो मैं एक्स्ट्रा टॉपिक जेडब्ल्यू वाले पोर्शन में करवा दूंगा ये पर्टिकुलर चैप्टर में। ठीक है, तो ये चैप्टर खत्म होने के बाद मैं स्पेशली जो भी जितने भी लेक्चर होंगे 3-4, वो डोमेन एंड रेंज के लेक्चर में अलग से सेपरेटली लूँगा और उसमें डोमेन एंड रेंज के बारे में अलग से स्टडी करवाऊँगा। ठीक है, तो ये चैप्टर में ऑलमोस्ट सभी कुछ कवर हो गया है। बाकी सिर्फ है मिसलेनियस एग्जाम्पल एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो आज हम देखेंगे मिसलेनियस एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 18, लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर, देन डिफाइन द रियल फंक्शन दिस एफ ऑफ आर टू आर। आपको पता है ना ये आर आगे क्या है, आगे हमेशा ही डोमेन लिखा होता है, मेरे ख्याल से आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो मैं आपस में एक बार बोल देता हूँ, ये आर क्या है, डोमेन। और आपको पता है ये जो फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है ना। और लीनियर फंक्शन का डोमेन हमेशा ही क्या होता है, आर होता है। वो मेरे ख्याल से मैंने लास्ट 2-3 वीडियो लेक्चर जो बताया उसमें पॉलिनोमियल फंक्शंस के अंदर मैंने लीनियर फंक्शन सेपरेटली बताया था, उसका एक सब टॉपिक। वैसे पॉलिनोमियल फंक्शन में मैंने बता दिया था कि भी हमेशा ही डोमेन आर रहता है, तो फिर वो लीनियर फंक्शन हो, फिर कांस्टेंट फंक्शन हो, या फिर क्वाड्रेटिक फंक्शन हो, क्यूबिकल फंक्शन हो, हमेशा ही उसका डोमेन क्या होगा, आर। और ये जो है वो को डोमेन है, और को डोमेन तो कुछ भी ले सकते हैं हम लोग। अगर कोडोमेन आर ले लिया तो टेंशन नहीं है, हमारी रेंज है ना, रेंज वो इसके अंदर होगी, बस ये एक्चुअल में पता होना चाहिए, तभी ये फंक्शन डिफाइन होगा, अदरवाइज होगा नहीं। ठीक है, तो ये आर टू आर का मीनिंग पता चला क्या है। ये आगे जो लिखा है वो डोमेन है, मतलब इस डोमेन में हमको ये फंक्शन को डिफाइन करना है, एंड ये कोडोमेन हमारा पर्टिकुलरली ये कोडोमेन जो है वो हमारे आंसर के मतलब वो आंसर उसके अंदर होगा। ठीक है, हाँ, अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट कर दूँ, तो अगर मैं क्वेश्चन समझ लो ऐसा लिख लूँ, चलो ट्विस्टिंग बाद में दिखाता हूँ, पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं। इसमें ग्राफ बनाना है ना, तो ग्राफ कैसे बनाते हैं वो देखते चलो। तो जैसे कि हमको पता है कि ये फंक्शन जो है वो लीनियर फंक्शन है, मतलब लीनियर फंक्शन है, तो फिर ग्राफ कैसे बनाते हैं मेरे ख्याल से आपको पता है। हमको लेना क्या है, एक्स एंड वाई। एक्स जो है होगा, एक्स मतलब वाई मतलब होता है एफ ऑफ एक्स। मुझे सिर्फ 2 पॉइंट ही लेने, आपको याद हो तो, है ना। एक पॉइंट ले लिया मैंने x इक्वल टू 0 और दूसरा y इक्वल टू 0 ले लिया। ठीक है ना, y इक्वल टू 0। अगर x इक्वल टू 0 है इसके अंदर रख दिया तो f ऑफ x क्या बन गया, f ऑफ x मतलब y 10। तो मुझे पॉइंट मिला 0,10। क्या मिला पॉइंट, 0,10। एंड अगर मैं y इक्वल टू 0 रखता हूँ तो इसके अंदर y मतलब f ऑफ x इक्वल टू 0 रखता हूँ, तो f ऑफ x इक्वल टू 0 रखने पे x प्लस 10 इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू -10। तो x बन जाता है -10, तो ये पॉइंट मिल गया मुझे -10x y0। बस, तो ये दोनों पॉइंट को मैं जोड़ दूँ तो 0-10 मतलब कहाँ पे होता है भाई, x0 y10 मतलब यहाँ पे कहीं पे होगा, x0 है y10 है, एंड x -10 है और y0 है ये पॉइंट, बराबर। तो ये दोनों पॉइंट को जोड़ दूँ मैं, वही मेरा फाइनल आंसर। तो ये दोनों पॉइंट को अगर मैंने जोड़ दिया तो मेरा ग्राफ तैयार हो गया, किसका, स्ट्रेट लाइन का, ये लीनियर फंक्शन का। ठीक है, बस ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, बस ऐसा लिख लो, खत्म, है ना। ये हो गया लीनियर फंक्शन का ग्राफ। अब ट्विस्टिंग कैसे होता है बताता हूँ मैं, चलो। अब ट्विस्टिंग के लिए समझ लो मैंने यहाँ पे डोमेन में कुछ आर की जगह, जैसे ये आर है ना, मतलब ये फंक्शन में एक्स की सभी वैल्यू लेनी है मुझे, एक्स पूरा का पूरा लेना है, तो ये पूरे की पूरी स्ट्रेट लाइन आएगी ग्राफ में, है ना। बट ये मैं आर की जगह मैं समझ लो ऐसा लिख लूँ, एफ ऑफ आर प्लस टेंस टू आर। ठीक है, अब इस तरह से मैं क्वेश्चन बना लूँ तो एक्चुअल में मैंने सिर्फ डोमेन को मेरे हिसाब से चेंज किया है। मैंने क्या बताया कि डोमेन मुझे सिर्फ r प्लस ही लेना है, तो अगर इसका ग्राफ बनाना हो तो इसका ग्राफ मैं कैसे बनाऊंगा भाई,
तो मैं सिर्फ जो भी ग्राफ बनाता हूँ ना, जो भी ये ग्राफ बनेगा ना, वो आर पॉजिटिव, एक्स की आर पॉजिटिव वैल्यू के लिए ही बनाना है। तो एक्स की आर पॉजिटिव वैल्यू मतलब ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, ये पूरा पॉजिटिव वाला है ना, एक्स एक्स, ये इस तरफ का पोर्शन जो है वो पॉजिटिव वाला है और इस तरफ का जो पोर्शन है वो नेगेटिव वाला है एक्स का। ठीक है, तो मुझे सिर्फ पॉजिटिव वाला पोर्शन लेना है, तो मैं ग्राफ यहाँ से स्टार्ट करूँगा ऐसे। ये 10 था ना, ये 10 मेरा ग्राफ, ये 10 नंबर, ये पर्टिकुलर 10 यहाँ जो बना ना, वहाँ से स्टार्ट होगा, ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है ना, और अगेन आर प्लस लिखा है मतलब जीरो भी नहीं है, तो x इक्वल टू जीरो के लिए भी मैंने आंसर नहीं लिखा है, मतलब यहाँ पे भी ब्लैंक होल होना ज़रूरी है। तो ये हो गया ग्राफ इसका ये फंक्शन का, है ना। और कुछ चेंज बनाया, चलो छोटा सा समझ लो, मैंने f ऑफ z टेंस टू r लिखा, तो ग्राफ क्या आएगा। तो अब यहाँ पे मैं एज अ डोमेन में सब वैल्यू नहीं ले सकता, सिर्फ कौन कौन सी ले सकता हूँ, 0 1 2 3 4 यही ले सकता हूँ। तो x इक्वल टू 0 के लिए आंसर क्या था, 10। फिर x इक्वल टू 1 के लिए आंसर क्या है, तो x इक्वल टू 1 के लिए x इक्वल टू 1 इसके अंदर रखो, 10 + 1 11 है ना, तो ये 10 था, फिर ये 11, फिर x इक्वल टू 2 के लिए आंसर, तो ये 12 है ना, तो ये एक पॉइंट ये हो गया ये खुद, फिर एक 1 के लिए 10 है ना, अगर x इक्वल टू 1 है तो आंसर 10, फिर x इक्वल टू 2 है तो आंसर 12। तो जैसे जैसे सिर्फ ये पॉइंट हम जोड़ देते ना, वो जोड़ना नहीं है, बस यहाँ पे ये है, और x इक्वल टू -10 के लिए आंसर क्या था, 0 था ना बस। तो ये सभी पॉइंट जो है ना, ये सभी पॉइंट जो बनेंगे उसको जोड़ना नहीं है ना। और इतने सारे पॉइंट भी बनाने की ज़रूरत है नहीं, इतने सारे पॉइंट बनाने की ज़रूरत है नहीं, 3-4 पॉइंट बना दोगे तो भी चलेगा। ये तो मैं अपने हिसाब से ट्विस्ट कर रहा हूँ भाई, है ना। और यहाँ पे सिर्फ 3 पॉइंट नहीं आएंगे, एक्चुअल में यहाँ पे 10 पॉइंट आएंगे, है ना, क्योंकि x इक्वल टू -1 के लिए एक पॉइंट आएगा, -2 के लिए, इस तरह से चलते चलते -10 तक सभी के लिए एक एक पॉइंट आएगा। तो इस तरह के टोटल 9 पॉइंट आएंगे टोटल, -1 से लेके -9 तक, ऐसे 9 पॉइंट यहाँ पे बीच में भी आएंगे। तो ऐसे मैंने इसीलिए बताया कि ये सभी पॉइंट को बनाने की ज़रूरत है नहीं। जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि ये सब पॉइंट कम हो रहे हैं और मैं इसे बनाते जा रहा हूँ, तो ऐसे बना दो, डैश 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 कर दो। ठीक है, तो ये ट्विस्ट हो सकते हैं इस तरह के। यहाँ पे कुछ भी डोमेन अपने हिसाब से लेके अगर फंक्शन को डिफाइन करके वहाँ पे ग्राफ बनाना है तो इस तरह से बनाना है। जब भी फंक्शन आगे आर लिखा हो ना, तब हमेशा ही ग्राफ कंटिन्यूस रहता है, ऐसे कंटिन्यूस जुड़ा हुआ रहता है। यहाँ पे आर की जगह अगर जेड लिखा है या फिर ओनली एन नेचुरल नंबर लिखा है, तो फिर ग्राफ हमारा ऐसे टुकड़े में आएगा, है ना। और अगर आर प्लस लिखा है तो सिर्फ पॉजिटिव वाले एरिया में आएगा, अगर आर नेगेटिव लिखा है यहाँ पे तो सिर्फ नेगेटिव वाले एक्स एक्सिस में ही ग्राफ बनेगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं एग्जाम्पल 19 की तरफ। लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम क्यू टू क्यू, जैसे ए टू बी लिखते थे हम लोग, आर बी द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, और वहाँ पे ए एंड बी कुछ ना कुछ होता था, ए इक्वल टू 1 2 3, बी इक्वल टू 3 4 5 वट एवर, 2 सेट होते थे। वैसे यहाँ पे क्यू से लेके क्यू तक, मतलब ये क्यू क्या है, रेशनल नंबर, वो तो मेरे ख्याल से आपको पता होगा, है ना। तो पूरा का पूरा रेशनल नंबर हमारा ए है एंड बी भी पूरा का पूरा रेशनल नंबर है। तो मैं एज अ एलिमेंट में कुछ भी ले सकता हूँ, क्योंकि कोई भी एलिमेंट ले सकता हूँ, है ना। इसके अंदर जो रिलेशन के अंदर जो भी एलिमेंट होगा ना, ये ए एंड बी, वहाँ पे कोई भी एलिमेंट ले सकता हूँ, है ना। क्यू से क्यू के बीच में रिलेशन है, ये भी क्यू है और ये भी क्यू है। तो यहाँ पे मैं 1 लूँ तो भी चलेगा, 1.7 लूँ तो भी चलेगा, और यहाँ पे भी कुछ भी आंसर, जो आंसर पॉसिबल है वो सभी चलेंगे। ठीक है, इस तरह के। तो ये यहाँ पे 1 से लेके 2 कनेक्ट हुआ, 1.7 से 2.7 कनेक्ट हुआ, ये सब कनेक्टिविटी पॉसिबल है, बट दैट डिपेंड्स ऑन द रिलेशन में क्या प्रॉपर्टी दी है। तो जब जैसे यहाँ पे लिखा है ए बी, बीच में ए एंड बी के बीच में रिलेशन चाहिए, और वो ए बी कहाँ से लेना है, क्यू से लेना है। ठीक है, एंड रिलेशन में प्रॉपर्टी क्या है, ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड हो, इस तरह से हमको रिलेशन बनाने हैं। तो जैसे ए यहाँ से लिया आगे वाले क्यू से, और बी यहाँ से लिया, तो वो दोनों का सब्ट्रैक्शन जेड में होना चाहिए। तो जैसे मैंने अगर यहाँ पे 1 ले लिया, अगर मैंने यहाँ पे 1 ले लिया, तो मैंने यहाँ पे 2 लिया, तो ये दोनों का सब्ट्रैक्शन -1 है, हाँ है, 1 - 2 इज -1। तो ये दोनों के बीच में मैं रिलेशन लिख सकता हूँ। तो मैं आर इक्वल टू क्या क्या लिख सकता हूँ, तो बहुत सारे रिलेशन ऐसे तो बना सकता हूँ, जैसे 1 2 है, 1 7 भी लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। सब्ट्रैक्शन -6 होगा और वो बिलोंग्स टू जेड है ना। फिर इस तरह से मैं अगर यहाँ पे 3 रख लूँ और यहाँ पे 1 रख लूँ तो भी चलेगा, हाँ चलेगा। 3 and 1 का सब्ट्रैक्शन 2 है, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर मैं 1.7 रखूँ और यहाँ पे 2.7 रखूँ तो चलेगा क्या, हाँ चलेगा, क्योंकि ये दोनों का सब्ट्रैक्शन भी क्या आ गया, 1.7 - 2.7 विच इज़ -1 इज बिलोंग्स टू जेड, तो ये भी आएगा। मतलब यहाँ पे
यहाँ पे आपके पास ये 1.7 एंड 2.7 के बीच में भी रिलेशन है ना। तो इस तरह के तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ये आर के अंदर आएगा, रिलेशन के अंदर आएगा, है ना। वैसे यहाँ पे क्वेश्चन में उन लोग ने रिलेशन डिफाइन करने के लिए नहीं पूछा है ना। आप लोग अब देख सकते हो यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं पूछा है कि फाइंड रिलेशन आर, ऐसा नहीं पूछा है। ये तो जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, कि भी आर इक्वल टू इस तरह से लिखा हो तो इस तरह से कुछ रिलेशन पॉसिबल होगा, है ना। पूरे के पूरे एलिमेंट तो नहीं लिख सकते, सभी एलिमेंट तो नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे, इसलिए। बट हाँ, मैं आपको समझाने के लिए बता सकता हूँ कि भी इस तरह के एलिमेंट आएंगे। ओके, तो हाँ, इसमें 1 भी आ सकते हैं। देखो 1, अगर 1 है लेना है तो 2 लेना है तो भी आ सकता है, क्योंकि दोनों का सब्ट्रैक्शन 0 है तो वो भी ले सकते हैं, है ना। 3 ले सकता हूँ, फिर 1 भी ले सकता हूँ, है ना। 1 भी ले सकता हूँ क्योंकि 3 का सब्ट्रैक्शन 2 है और 1 का सब्ट्रैक्शन -2 है, दोनों आ सकता है ना। तो इस तरह के तो बहुत सारे एलिमेंट पॉसिबल हो सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा प्रूव करने के लिए पूछा है कि सो दैट ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये तीनों चीज़ प्रूव करनी है। तो एक्चुअल में ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है ना, ये 12th स्टैंडर्ड में एक्चुअल में पूछना चाहिए था। उन लोग ने 11th स्टैंडर्ड में सिर्फ समझाने के लिए डाल दिया है कि ऐसी कोई चीज़ें हम 12th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, है ना। इसी कोई चीज़ें हम 12th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, वो समझाने के लिए यहाँ पे 11th में ये क्वेश्चन डाला है, ऐसा समझ लो। क्यों ये 12th में आएगा? क्योंकि 12th में हम इस तरह से पढ़ेंगे कि ये जो है ना, ये वाली प्रॉपर्टी जो भी होल्ड कर रहा है उसको हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के टाइप्स हम पढ़ेंगे, है ना। रिलेशन के टाइप्स ऑफ रिलेशन और 12th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे हम। फिर ये अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर, तो वो सिमेट्रिक रिलेशन है। ये सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन है, तो इसको हम सिमेट्रिक रिलेशन, अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है तो उसको सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। और अगर ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर देन इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर, तो उसको हम बोलेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन, है ना, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है, रिलेशन। तो ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टी से ये तीन नाम अगर ये होल्ड करिए तो ये तीनों नाम के रिलेशन वो है ना। एक साथ में एक पर्टिकुलर रिलेशन ये तीनों के तीनों भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ या ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड, ये तीनों की तीनों रिलेशन की प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है, आर सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है। वो हमको 12th स्टैंडर्ड में इसे प्रूव करके दिखाना है, उस तरह के क्वेश्चन आएंगे, है ना। बट यहाँ पे सिर्फ बता दिया है कि भाई आप शो करके दिखाओ कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन की प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, सिमेट्रिक की भी कर रहा है, ट्रांजिटिव की भी कर रहा है। ऐसे नाम लिख के नहीं दिखाया, बस प्रॉपर्टी लिख के दिखा दिया है कि इस तरह की प्रॉपर्टी वो ये रिलेशन होल्ड कर रहा है, वो हमको प्रूव करना है, शो करना है, ठीक है। तो चलो 12th स्टैंडर्ड की मेथड जो हम वहाँ पे पढ़ेंगे ना, वो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ किस तरह से हम प्रूव करेंगे, ठीक है। तो चलो फर्स्ट प्रूव करते हैं, ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू। अच्छा, इसको प्रूव करने के लिए मैं क्या करूँगा पता है, हमेशा 12th में भी यही करेंगे हम लोग। मैं पहले ऐसे एज्यूम कर लूँगा कि चलो ये लेट ए जो है वो बिलोंग्स टू आर है। मतलब बिलोंग्स टू आर मतलब क्या हो पता है ना, ए जो है वो आर के अंदर है। आर मतलब रिलेशन भी एक सेट के फॉर्म में होता है, ये सेट के फॉर्म में है ना। देखो एक पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट सबके बीच में कॉमा है, तो मतलब ये सभी एलिमेंट है सेट आर के, और सेट आर मतलब रिलेशन आर। तो रिलेशन आर के ये सभी एलिमेंट है, तो उसमें ए है। ए मतलब क्या होता है, ए मतलब ए बिलोंग्स टू क्यू, मतलब ए मतलब क्या होता है 1 1 2 2 1.5 1.5 ये सभी होगा, है ना। तो ए बिलोंग्स टू आर ऐसे मैं पहले एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है ना। इस तरह से हम लिख देंगे कि लेट ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब प्रूव करने के लिए मैं क्या करूँगा कि अगर ए बिलोंग्स टू आर है, अगर ए बिलोंग्स टू आर है, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर होता है, तो ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड होता है। समझना, अगर कोई समझ लो ए बी बिलोंग्स टू आर है, तो एक्चुअल में ये कब लिख सकते हैं, जब ए एंड बी का सब्ट्रैक्शन जेड में हो तब लिख सकते हैं, है ना। ए बी आर के अंदर कब आएगा, जब ए एंड बी का सब्ट्रैक्शन जेड के अंदर हो तब। तो इसका मतलब ये है कि अगर ए बिलोंग्स टू आर है, ए एंड ए आर के अंदर है, रिलेशन आर के अंदर है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि ए पहला वाला और ए दूसरा वाला ये दोनों का सब्ट्रैक्शन जेड के अंदर होना चाहिए। तो ए माइनस ए बिलोंग्स टू जेड, है ना। ये ए बी बिलोंग्स टू आर मतलब ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड, ए बी बिलोंग्स टू आर मतलब ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड, मतलब ए बिलोंग्स टू आर, ये बी की जगह ए रख दिया मैंने,
तो अगर ए बिलोंग्स टू आर है तो ए माइनस ए बिलोंग्स टू जेड, खत्म। अब आगे तो ए माइनस ए मतलब क्या होता है, ए एंड ए को सब्ट्रैक्ट करो तो क्या होगा 0, ये दोनों कैंसिल हो गए तो 0 बिलोंग्स टू जेड। तो इज इट ट्रू? यस, इट इज ट्रू ऑलवेज। ये तो हमेशा ही ट्रू है, ये तो हमेशा ही ट्रू है, मतलब सो ए बिलोंग्स टू आर इज ऑलवेज ट्रू। तो ए हमेशा ही आर के अंदर होगा, क्योंकि ए बिलोंग्स टू आर से हमको जो फाइनली रिजल्ट मिला ना, वो रिलेशन हमेशा ही ट्रू होता है। तो हम इस तरह की मेथड से हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन प्रूव करेंगे। ये पहला वाला रिफ्लेक्शन है ना, वो 12th में इस तरह की मेथड से ही प्रूव करेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, मतलब ये फर्स्ट प्रूव करने का तरीका हो गया। पहले उसी को एज्यूम कर लेंगे, फिर उससे जो भी रिजल्ट मिला फाइनली वो हमेशा ही ट्रू होना चाहिए। हमेशा ही ट्रू है तो मतलब ये हमेशा ट्रू है, मतलब ये भी हमेशा ट्रू है। इट मीन्स दिस वन इज ऑल्सो ऑलवेज ट्रू, दैट्स ऑल, खत्म। फिर सेकंड देखो, चलो ओके। सेकंड मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन की प्रॉपर्टी है। इसको प्रूव करने के लिए क्या करूंगा, मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा। करना क्या है, उन लोग ने बोला ना, ये जो है, ये जो चीज़ दी है ना, उसके इम्प्लाइज मतलब ये सिंबल था ना, उसके इम्प्लाइज ये। तो अगर ये है पहला वाला तो ये है, ऐसा प्रूव करना है। फर्स्ट वन है तो सेकंड वन है, ऐसा प्रूव करना है, ठीक है। तो फर्स्ट वन से चालू करते हैं हम लोग। ए बी बिलोंग्स टू आर, ये है, दिया है बराबर क्वेश्चन में। तो हमको लास्ट में प्रूव क्या करना है भाई, लास्ट में हमको प्रूव करना है बी ए बिलोंग्स टू आर। ये एक्चुअल में मैंने आपको तरीका दिखा दिया कि भाई ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू आर प्रूव करना है। अब यहाँ पे बीच में क्या लिखना है, तो बस ए बी बिलोंग्स टू आर है, तो अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो मैंने क्या बताया, अगर ए बी आर के अंदर है तो ए एंड बी का सब्ट्रैक्शन बिलोंग्स टू जेड होगा, ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड होगा, तो होगा भाई, ठीक है। अगर ए एंड बी का सब्ट्रैक्शन जेड के अंदर है तो डेफिनेटली बी माइनस ए इज ऑल्सो बिलोंग्स टू जेड। जैसे समझो कि अगर 1 एंड 7 का सब्ट्रैक्शन 6 है ना, 1 एंड 7 का सब्ट्रैक्शन 6 है, तो 1 एंड 7 का सब्ट्रैक्शन 6 है, तो 1 7 बिलोंग्स टू आर है, तो डेफिनेटली 7 एंड 1 भी हमेशा ही आर के अंदर होगा ना, क्योंकि 1 माइनस 7 6 होता है, तो 7 माइनस 1 प्लस 6 होगा, है ना। इसका सब्ट्रैक्शन नेगेटिव है तो इसका सब्ट्रैक्शन पॉजिटिव है, बट वो z के अंदर तो होगा ही, है ना। तो a माइनस बी अगर z के अंदर है तो डेफिनेटली b माइनस ए z के अंदर तो होता ही है। सो दैट इज आई कैन राइट b माइनस ए बिलोंग्स टू z। एंड अगर b माइनस ए बिलोंग्स टू z है तो हम ये लिख सकते हैं b a बिलोंग्स टू r, है ना। a b बिलोंग्स टू r है तो a माइनस b बिलोंग्स टू z, तो सिमिलरली b माइनस ए बिलोंग्स टू z, तो b a बिलोंग्स टू r लिख सकते हैं ना। इसको उल्टा लिख लिया तो यहाँ पे b एंड a बिलोंग्स टू r लिख सकते, खत्म बस। तो ये हो गया सेकंड प्रूफ, सेकंड का प्रूफ हो गया, है ना। ए एंड बी जो सीक्वेंस में है वो सीक्वेंस में यहाँ पे रखा, ए आगे है तो यहाँ पे ए आगे है, बी पीछे है तो यहाँ पे बी पीछे है। तो इस तरह की पैटर्न से हमने इसको लिखा। तो सिमिलरली वही पैटर्न से हमने बी आगे तो यहाँ पे बी आगे, ए आगे तो यहाँ पे ए पीछे है तो यहाँ पे ए पीछे है, बस वही पैटर्न से मैंने ये वाला लिखा। तो अगर ये है तो ये है, दैट इज व्हाट वी नीड टू प्रूव। ओके, दैट इज व्हाट सेकंड। देन थर्ड वन, ओके, थर्ड कैसे प्रूव करेंगे। थर्ड में लिखा क्या है, अगर ए बी आर है एंड बी सी आर है तो ये प्रूव करना है ना। तो पहले इससे स्टार्ट करेंगे, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी सी बिलोंग्स टू आर है तो मुझे प्रूव करना है ए सी बिलोंग्स टू आर, है ना। ए सी बिलोंग्स टू आर ये प्रूव करना है। तो मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता जाऊंगा और प्रूव होता जाएगा। देखो चल, पहले कैसे करना है। अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो मैंने क्या बताया था, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड, ठीक है ना। ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड। सिमिलरली अगर बी सी बिलोंग्स टू आर है तो बी माइनस सी बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड देन बी माइनस सी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू जेड। ओके, अब अगर ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए माइनस बी इक्वल टू कोई K1 लिख सकता हूँ, है ना। एंड बी माइनस सी इक्वल टू कोई K2 लिख सकता हूँ। और यहाँ पे ऐसा कर सकता हूँ K1 एंड K2 जो है वो बिलोंग्स टू जेड है ना। K1 जो है वो हमेशा ही कोई z का नंबर होगा, इंटीजर का नंबर होगा, ठीक है। ए माइनस बी का सब्ट्रैक्शन कोई इंटीजर आएगा एंड बी माइनस सी का भी सब्ट्रैक्शन कोई इंटीजर आएगा, ठीक है। और वो K1 एंड K2 इंटीजर में से लिया मैंने, ठीक है। अब मैंने क्या किया, देखो ये दोनों को ऐड कर लिया। अब ऐसे ऐड कर सकते हो, अगर ऐड नहीं करना है तो भी मैं क्या करूँगा कि मुझे बी एनी हाउ निकालना है, मुझे एनी हाउ बी निकालना है, ए एंड सी के बीच में रिलेशन बनाना है। तो एनी हाउ मुझे अगर बी को निकालना ही है तो यहाँ से बी को सब्ट्रैक्ट कर सब्जेक्ट बना के इसके अंदर रख दूँ तो भी चलेगा,
या फिर यहाँ से बी को सब्जेक्ट बना के इसके अंदर रख दूँ तो भी चलेगा, या फिर ये दोनों को ऐड कर लूँगा तो भी ये माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा। तो कुछ भी सोच सकते हो। तो मैंने क्या बताया, पहला तरीका, यहाँ से बी को सब्जेक्ट बना के इसके अंदर रख लो, या फिर यहाँ से बी को सब्जेक्ट बना के इसके अंदर रख लो, या फिर ये दोनों को ऐड कर लो। तो यहाँ से इसको सब्जेक्ट बना के इसके अंदर रखने वाला तरीका आप खुद करना, मैं ये दोनों को ऐड कर देता हूँ। आप वो तरीका खुद से सोचना, है ना, खुद से सोचना मतलब एक बार ट्राई करके देखना कि कोई एक पर्टिकुलर इक्वेशन में से बी को सब्जेक्ट बनाओ और इसके अंदर रख दो, देन अगेन यू विल फाइंड दिस थिंग्स। वो आप इसी तरह की इक्वेशन फाइनली मिल जाएगी उसमें भी, है ना। जैसे यहाँ पे बी कैंसिल, है ना, तो बचा क्या, ए माइनस सी इक्वल टू K1 प्लस K2। अब K1 प्लस K2 को मैं K लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर K1 एंड K2 इंटीजर है तो वो दोनों का एडिशन भी कोई इंटीजर ही होगा, है ना, वेर K बिलोंग्स टू Z। तो फाइनली A माइनस सी इक्वल टू K है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ A माइनस सी बिलोंग्स टू Z। क्यों? क्योंकि K जो है वो बिलोंग्स टू Z है ना। तो अगर A माइनस सी बिलोंग्स टू Z है तो फिर ए सी जो है वो R के अंदर होगा, ख़त्म। यही मुझे प्रूव करना था, है ना। जैसे बी सी बिलोंग्स टू R है तो B माइनस सी बिलोंग्स टू Z है, तो अगर A माइनस सी बिलोंग्स टू Z है तो ए सी क्या होगा, R रिलेशन के अंदर होगा, ख़त्म। तो बस यही प्रूव हो गया, थर्ड वन। तो यही मुझे प्रूव करना था क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 19 में, ख़त्म। तो इस तरह का प्रूफ मुझे दिखाना है, और इस तरह के क्वेश्चन हम 12th में पढ़ेंगे डेफिनेटली। वहाँ पे 3-4 क्वेश्चन पढ़ेंगे ना 12th में, तब ज़्यादा डिटेल में पता चलेगा। वैसे यहाँ पे तो 1-2 क्वेश्चन ही है, मिसलेनियस एक्सरसाइज में है, और यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में देख लिया। बस यही, मेरे ख्याल से ये दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। मैंने ट्राई की है कंप्लीटली समझाने की, और इसी तरीके से हम सभी क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन करवाऊंगा ना, तभी भी मैं यही तरीका यूज़ करूँगा। सो डेफिनेटली यू विल फाइंड प्रैक्टिस फॉर दिस क्वेश्चन ऑल्सो, फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑल्सो। और ये क्वेश्चन डेफिनेटली अगर टफ पेपर बनाना हो तभी पूछेंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन पूछते नहीं है एग्जाम में। फिर भी हमको प्रिपरेशन करती रहनी है ना, क्योंकि जो प्रूव डेट वाले क्वेश्चन है वो हमेशा ही हम लोग को इम्पोर्टेंट सोच के ही उसको हमेशा ही ऑलवेज उसको कम्प्लीटली याद रखना है, उसका प्रूफ, और अंडरस्टैंड करके समझ के उसको एग्जाम में लिखना है, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल नंबर 20, लेट f इक्वल टू 1 1 2 2 0 -1 -1 -3। ये लिस्टिंग फॉर्म में f को उन लोग ने डिफाइन किया, मैंने बताया था। एक्चुअल में 2 तरीके होते हैं f को, यही तरीके से हम डिफाइन करते हैं, f ऑफ समथिंग, जैसे r टेंड्स टू z वट एवर r टेंड्स टू r, एंड f ऑफ x इक्वल टू वट एवर 2x + 7, इस तरह से। या फिर मैंने बता दिया था f को इस तरह से डिनोट किया जाता है, सॉरी इस तरह से भी एक्चुअल में डिनोट करना वो भी लेंदी हो जाता है। इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर ग्राफिकली कर सकते हैं, है ना, और या फिर हम लिस्टिंग फॉर्म में इस तरह से f को डिनोट कर सकते हैं। एक्चुअल में 4 तरीके हैं, है ना। इसमें सबसे फेमस जो है वो ये वाला, फर्स्ट ये और ये, है ना, ये दोनों सबसे फेमस है। ये तरीका और ये तरीका सबसे फेमस है ना। तो यहाँ पे उन लोग ने लिस्टिंग फॉर्म वाला तरीका दिया है, और हमको फाइंड करना है f ऑफ x, मतलब ये फाइंड करना है f ऑफ x का एक्चुअल में वैल्यू क्या होती है, वो हमको फाइंड करनी है ना। और फंक्शन z टू z दिया है, यहाँ पे z टू z है, तो हम लिखेंगे तब यहाँ पे z टू z लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे f के कुछ ही एलिमेंट दिए हैं, सभी नहीं दिए ना, क्योंकि z टू z फंक्शन है, तो f के सभी एलिमेंट नहीं दिए। एक्चुअल में उन लोग को ऐसा लिखने चाहिए था, ऐसे इस तरह से डैश 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 करके 1 1 फिर 2 3, इस तरह से हमको उन लोग को लिखना चाहिए था, ताकि ये कम्प्लीटली f डिफाइन हो, है ना। तो f के कुछ 4 एलिमेंट दिए हैं, ऐसा समझ लो कि बहुत सारे एलिमेंट है, उसमें से 4 दिए हैं, क्योंकि z टू z डिफाइन है, तो फिर x की जगह z के सभी एलिमेंट 1 2 0 -1 ही उन लोग ने दिया है यहाँ पे। वैसे -2 -3 -4 भी आएगा, और इस तरफ 3 4 5 6 7 इस तरह से भी आगे बढ़ते जाएगा। वो सभी एलिमेंट के लिए कुछ ना कुछ आंसर होंगे, और ये एक लीनियर फंक्शन ऐसा बोल दिया है, तो वो फंक्शन कौन सा होगा। उन लोग ने स्पेसिफिकली बोल दिया है कि ये लीनियर फंक्शन है, तो हम पहले एज्यूम कर लेते हैं अगर लीनियर फंक्शन है तो लीनियर फंक्शन का जनरलाइज फॉर्म है ax + b। अब मुझे सिर्फ a एंड b की वैल्यू ही फाइंड करनी है, और ये फाइंड हो गई तो मेरा फाइनल आंसर आ गया। तो उन लोग ने यहाँ पे x इक्वल टू 0 के लिए, अगर x इक्वल टू 1 है, अगर x इक्वल टू 1 है तो आंसर 1 दिया है। वैसे ये वाला एलिमेंट यूज़ करेंगे तो अच्छा रहेगा,
है ना। अगर x इक्वल टू 0 है तो एफ ऑफ एक्स क्या होता है, फॉर x इक्वल टू 0 एफ ऑफ 0 इज गोइंग टू बी -0 इंटू एक्स प्लस बी, है ना। तो वो क्या बन जाता है भाई, उन लोग उसका आंसर है x इक्वल टू 0 के लिए आंसर क्या दिया है -1, सो दिस वन बिकम -1। क्या पता चला आपको? देखो वापस एक बार दिखाता हूँ। अगर इसका मीनिंग, अगर x इक्वल टू 0 है तो y का आंसर -1 है, मतलब ये x है और ये क्या है, f ऑफ x है, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 है तो f ऑफ 0 का आंसर -1 है। अब f ऑफ 0 कैसे बनाते हैं, तो ये ax प्लस b में a इंटू 0 प्लस b इक्वल टू -1, हैंस b इक्वल टू -1। मुझे ये b मिल गया, देखो यहाँ पे, अच्छी बात है, चलो b तो मिल गया। अब समझ लो कुछ दूसरा, ये वाला ले लेता हूँ, चलो ये वाला पॉइंट मैंने कोई भी दो पॉइंट से हम जनरली फाइंड कर सकते हैं। तो पहले मैंने x इक्वल टू 0 वाला रखा, अब चलो x इक्वल टू 1 रख देता हूँ, x इक्वल टू 1, तब f ऑफ 1 की वैल्यू क्या है भाई, जैसे f ऑफ 0 के लिए -1 था, वैसे ही f ऑफ 1 के लिए आंसर 1 है, ठीक है। अब f ऑफ 1 की एग्जैक्ट वैल्यू कैसे फाइंड होती है, तो x की जगह 1 रखने पे a इंटू 1 प्लस बी, है ना, a इंटू 1 प्लस बी इक्वल टू 1। तो फाइनली a प्लस बी इक्वल टू 1। अब b की वैल्यू उन लोग ने दे दी है, क्या है, -1 इक्वल टू 1। सो a -1 इक्वल टू 1 है, तो a इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा। तो मेरे पास a है, b है, तो फाइनली f ऑफ x क्या होता है भाई, ax प्लस बी इक्वल टू a की जगह 2 रख लो और b की जगह -1 रख लो। तो ये हो गया मेरा आंसर f ऑफ x का, ख़त्म, है ना। यही क्वेश्चन में दिया था, मुझे सिर्फ दो वैल्यू, कोई भी दो पर्टिकुलर पॉइंट मुझे यूज़ करने थे, दो पर्टिकुलर पॉइंट मतलब दो पर्टिकुलर एलिमेंट यूज़ करने थे, और उसको मैंने इसके अंदर रख दिया, बस ख़त्म, मुझे ये पर्टिकुलर आंसर मिल गया a एंड b का। बस मुझे पता होना चाहिए कि लीनियर फंक्शन को मैं ax प्लस बी इन जनरलाइज फॉर्म में, जनरल फॉर्म में ax प्लस बी से ही डिनोट कर सकता हूँ, ये मुझे पता होना चाहिए। ओके, दैट्स ऑल। नाउ एग्जाम्पल 21, फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। ये फंक्शन का डोमेन कैसे फाइंड किया जाता है भाई, तो ये एक्चुअल में ना कौन सा फंक्शन है, रेशनल फंक्शन। तो याद रख लो बच्चों, वैसे हम डोमेन फाइंड करने के जब मैं स्पेसिफिकली वीडियो बनाऊंगा ना, तब वहाँ पे भी मैं अलग से इन जनरल बातें करूँगा। अब यहाँ पे भी मैं इन जनरल बोल रहा हूँ, अगर याद रहता है तो अच्छी बात है, नहीं याद रहता है तो वहाँ पे अगेन आपको याद रखना ही है ना। वहाँ पे तो मैं प्रैक्टिस करवाऊँगा ताकि याद रह जाए। तो इन जनरल रेशनल फंक्शन है, तो हमेशा ही रेशनल फंक्शन के लिए डोमेन जब भी फाइंड करना हो तो डिनोमिनेटर को 0 बना लो, पहले डिनोमिनेटर को 0 बना लो। तो ये डिनोमिनेटर को 0 बनाओगे तो कौन सी x की वैल्यू आएगी भाई, तो x को फैक्टराइज कर लो, x -4 x -1 है ना, 4 1 जा 4 एंड 4 and 1 का सब्ट्रैक्शन 5, तो x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 4, है ना। तो डोमेन फाइंड करने का तरीका क्या है, पहले मैंने डिनोमिनेटर को 0 बना दिया। अब डोमेन क्या होगा, फाइनली डोमेन होगा R में से ये दोनों एलिमेंट को निकाल दो, बस यही हो गया डोमेन, खत्म, है ना। जब भी रेशनल फंक्शन हो और डोमेन बनाना हो तो पहले डिनोमिनेटर को 0 बनाओ और जो भी x की वैल्यू मिले उसको R में से सब्ट्रैक्ट कर लो, दैट इज द डोमेन ऑफ फंक्शन, रेशनल फंक्शन व्हेनेवर दे आर गिविंग। ओके, ठीक है। अब लास्ट में एग्जाम्पल 22, मिसलिनियस एग्जाम्पल का लास्ट एग्जाम्पल है ये, ठीक है। द फंक्शन f इज डिफाइंड फॉर दिस पर्टिकुलर वे, ये वे से डिफाइन किया है, मतलब ये वे मतलब आपको पता होगा ये वे कौन सा है, x 0 से कम हो तब ये फंक्शन लेना है, x इक्वल टू 0 हो तब ये लेना है, और x ग्रेटर देन 0 हो तो ये लेना है, ठीक है। और उसका ग्राफ बनाना है। चलो मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ, और ग्राफ बनाने के लिए मैं 3-4 पॉइंट चाहिए मुझे, और ये सभी लीनियर फंक्शन के ही है। तो ये लीनियर फंक्शन को डिफाइन करने के लिए 2 पॉइंट लूँगा, इसको भी 2 पॉइंट से डिफाइन कर लूँगा, और ये तो खुद एक दिया ही है। तो मैंने x की 2 वैल्यू लेस देन 0 वाली ली, नेगेटिव वाली, x इक्वल टू 0 के लिए तो है ही, एंड x की 2 वैल्यू पॉजिटिव वाली ले ली, ठीक है। तो अगर x इक्वल टू -2 है तो यहाँ पे x इक्वल टू -2 रखो, तो 1 - -2 दैट इज 3, तो आंसर इज 3, f ऑफ x का आंसर 3। अगर x इक्वल टू -1 है तो 1 - -1 विच इज +2। अगर x इक्वल टू 0 है तो 0 के लिए आंसर 1 दिया है ऑलरेडी उन लोग ने, तो 0 के लिए आंसर 1। अगर x इक्वल टू 1 है तो 1 + 1 2, और अगर x इक्वल टू 2 है तो ये नीचे वाली कंडीशन में ना, पॉजिटिव वाली कंडीशन में आंसर लेना है, तो 2 + 1 3, ठीक है।
अगर x इक्वल टू 1 है तो भी ये पॉजिटिव में और 2 के लिए भी पॉजिटिव में, तो 2 + 1 3 यहाँ पे। तो फाइनली मुझे ये जो पॉइंट मिले उसको ग्राफिकली डिफाइन कर देता हूँ। चलो, तो पहले तो 0 के लिए 1, 0 ये 0 है ना, यहाँ पे 0 होता है, उसके लिए आंसर 1 है, तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है। फिर 1 के लिए 2, x इक्वल टू 1 के लिए आंसर, ये 0 के लिए 1 था, 1 के लिए आंसर 2 है, तो यहाँ पे एक पॉइंट हो गया। फिर 2 के लिए 3 है, ये 2 के लिए 3 है, तो 2 के लिए 3, ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया, ओके। एंड x इक्वल टू -1 के लिए आंसर है 2, ये वाला, और x इक्वल टू -2 के लिए आंसर है 3, ठीक है। और यहाँ पे फंक्शन स्पेसिफिकली लिखा नहीं है, बट एक्चुअल में उसमें उन लोग को लिखना चाहिए फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम R to R, ऐसा कुछ भी लिखना चाहिए। और अगर नहीं लिखा है तो हम हमेशा ही R to R एज्यूम कर लेंगे, है ना। R to R मतलब ये सभी बीच वाले सभी पॉइंट 0 and 1 के बीच वाले सभी पॉइंट भी आपके डोमेन में है, तो सभी में एक्चुअल में आंसर पॉसिबल होगा, ऐसा एज्यूम करके मैं लाइन बना देता हूँ, जोड़ देता हूँ सबको। ठीक है, ये लाइन को जोड़ दिया और ये जो ग्राफ मिला वो ग्राफ इस फंक्शन का है ना, फॉर f of R to R, ठीक है। तो इस तरह से हम कुछ पॉइंट बना के, लीनियर फंक्शन में तो हम कुछ ना कुछ पॉइंट बना के ग्राफ इजीली बना सकते हैं। हमको कॉन्फिडेंस है कि ये लीनियर फंक्शन है, मतलब ये लाइन स्ट्रेट लाइन ही आएगी, है ना। और इस तरफ नीचे भी लीनियर फंक्शन है, x पॉजिटिव के लिए भी और x नेगेटिव के लिए भी लीनियर फंक्शन है, तो दोनों स्ट्रेट लाइन ही आएगी, तो ग्राफ में कोई तोड़ मोड़ नहीं आएगा, है ना, कोई टर्न नहीं आएगा, कोई कर्व नहीं आएगा, बस। तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना दी 2-3 पॉइंट को जोड़ के, दैट्स व्हाट द ग्राफ ऑफ लीनियर फंक्शन व्हेन एवर वी गेट, ओके। सो यहाँ पे हमारे मिसलिनियस एग्जाम्पल ख़त्म हो गए, ठीक है। आई होप कोई भी एग्जाम्पल में आपको दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है ना, आपको सभी क्वेश्चन सब परफेक्टली समझ में आ गए हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।